नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है ए, बी व सी किसी काम को 30, 50 और 40 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है ए जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, बी जो है किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है, कह रहा है, और सी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ठीक है। कह रहा है उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है। कह रहा है उनकी प्रत्येक दिन की आय का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है। कह रहा है यदि ए की कुल आय 144 रुपए है तो बी की कुल आय बताइए। क्या बी की कुल आय बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और सी है, एक सी है। कह रहा है वो किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है ए जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तो उसे 30 दिन की मजदूरी मिलेगी, कहोगे? हाँ। और बी अगर उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है तो उसे 50 दिन की मजदूरी मिलेगी, कहोगे? हाँ। अगर सी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है तो उसे 40 दिन की मजदूरी मिलेगी, कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है। किनकी आय का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है, कहोगे? ए, बी, सी जो तीनों व्यक्ति थे, ए, बी और सी जो तीनों व्यक्ति थे, इनकी आय का अनुपात 4:3:2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों तीनों व्यक्तियों की आय का अनुपात प्रत्येक दिन की आय का अनुपात अगर तीनों व्यक्तियों की प्रत्येक दिन की आय का अनुपात 4:3:2 है तो इसका मुझे मतलब समझा दीजिए, कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर ए की आय एक दिन की अगर ए की आय एक दिन की 4 रुपए है तो उस स्थिति में बी की आय एक दिन की 3 रुपए है और सी की एक दिन की आय 2 रुपए है या 2 यूनिट है। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर ए की आय 4 यूनिट है एक दिन की तो उस स्थिति में बी की आय 3 यूनिट है और सी की आय एक दिन की 2 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की कुल आय 144 रुपए है तो बी की कुल आय बताइए। बी की कुल आय बताइए। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। दोस्तों हमें पता है कि भैया ए ने 30 दिन काम किया है, कहोगे? हाँ। 30 दिन काम किया है। अगर दोस्तों ए ने 30 दिन काम किया है तो 30 दिन कि उसे मजदूरी मिली होगी, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए ने 30 दिन काम किया है और उसे 30 दिन की मजदूरी मिली होगी तो इस प्रकार उसकी कुल आय कितनी हुई होगी, कुल कमाई कितनी हुई होगी, कुल मजदूरी कितनी मिली होगी, कहोगे? देखिए ए एक दिन में 4 रुपए कमाता है, ए एक दिन में 4 रुपए कमाता है तो 30 दिन में देखा जाए तो इतने रुपए कमाया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ए की आय इतने रुपए रही होगी, कहोगे? हाँ। 30 दिन में इतने रुपए कमाया है मतलब ए की आय इतने रुपए रही होगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार बी ने 50 दिन काम किया है, कहोगे? हाँ। बी ने 50 दिन काम किया है। अगर बी ने 50 दिन काम किया है तो उसे 50 दिन की मजदूरी मिली होगी, कहोगे? हाँ। 50 दिन की मजदूरी मिली होगी। दोस्तों हमें यह भी बात पता है कि बी को एक दिन में 3 रुपए मजदूरी मिलती है, 3 रुपए मजदूरी मिलती है। अगर दोस्तों बी ने 50 दिन काम किया है तो 50 दिन में कुल कितनी मजदूरी मिली होगी, कहोगे? 50 दिन में कुल मिलाकर इतने रुपए मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 50 दिन में कुल मिलाकर इतने रुपए बी को मिले होंगे। मतलब बी की आय इतने रुपए रही होगी, कहोगे? हाँ। इतने रुपए रही होगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सी 40 दिन में काम पूरा करता है, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों सी 40 दिन में काम पूरा करता है तो उसे 40 दिन की मजदूरी मिली होगी, कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमें यह भी बात पता है कि सी एक दिन में 2 रुपए कमाता है या सी की आय एक दिन की 2 रुपए है, कहोगे? हाँ। सी की आय एक दिन की 2 रुपए है। अगर दोस्तों सी को एक दिन में 2 रुपए मजदूरी मिलती है और 40 दिन में वो काम पूरा किया है तो उसे कुल कितने रुपए मजदूरी मिली होगी 40 दिन में, कहोगे? देखिए एक दिन में 2 रुपए या 2 यूनिट पैसा कमाता है तो 40 दिन में इतने रुपए कमाया होगा। मतलब सी की आय इतने रुपए रही होगी, कहोगे? हाँ। सी को दोस्तों ए को इतने रुपए आय प्राप्त हुई थी 30 दिन में, बी को इतने रुपए आय प्राप्त हुई थी 50 दिन में काम पूरा करने पर और सी को 40 दिन में काम पूरा करने पर इतनी आय प्राप्त हुई थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मैं इसे सोल्व कर लेता हूं तो कोई परेशानी है, कहोगे? नहीं। 1 0 से 1 0 कैंसिल 3 हो चुके तो क्या आया, कहोगे? 12:15:8 आ गया। दोस्तों इसका मतलब यही है कि ए को
12 रुपए आय प्राप्त हुई थी, उस बी को 15 रुपए आय प्राप्त हुई थी और सी को 8 रुपए आय प्राप्त हुई थी। अगर इस संपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए को 12 यूनिट आय प्राप्त हुई थी, 30 दिन काम करने पर 12 यूनिट आय प्राप्त हुई थी, और बी को 15 यूनिट आय प्राप्त हुई थी और सी को 8 यूनिट प्राप्त हुई थी। अगर इस संपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता है कि ए 30 दिन अगर काम करता है तो उस स्थिति में इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो उसे 12 रुपए आय प्राप्त होगी 30 दिन में, कहोगे? हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12 रुपए आय प्राप्त नहीं हुई है, 144 रुपए आय प्राप्त हुई है, मतलब 12 बराबर 144 के, कहोगे? हाँ। 12 बराबर 144 के। अगर दोस्तों 12 बराबर 144 के तो एक बराबर कितने के? अगर 12 यूनिट बराबर 144 रुपए के तो एक यूनिट बराबर कितने की, कहोगे? 12 से डिवाइड करेंगे 144 को तो 12 ही आएगा, मतलब एक बराबर 12 रुपए की, एक यूनिट बराबर 12 रुपए की, कहोगे? हाँ। एक यूनिट बराबर 12 रुपए की। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे बी की आय पूछ रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, बी की आय कितने रुपए थी? 50 दिन वो काम किया था, तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बी की आय कितने रुपए थी? 50 दिन काम करने पर बी को कितने रुपए आय प्राप्त हुई थी 50 दिन काम करने पर? इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए। तो अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो बी की 50 दिन की आय 50 दिन में कुल मिलाकर 15 यूनिट पैसा प्राप्त हुआ था, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों बी की आय मुझे बतानी है तो 15 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कहोगे? हाँ। तो कहोगे देखिए एक यूनिट की वैल्यू 12 रुपए है, तो उस स्थिति में देखा जाए 15 यूनिट की वैल्यू 15 यूनिट की वैल्यू 15 दूनी 30 की 0, 3 कैरी 180 रुपए होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 15 यूनिट की वैल्यू 180 रुपए होगी, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 12 है तो 15 यूनिट की वैल्यू 180 रुपए होगी। मतलब बी की कुल आय 50 दिन उससे काम करने पर बी को कुल मिलाकर आय 180 रुपए प्राप्त हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बी अगर 50 दिन में, इसका मतलब यही है कि बी अगर 50 दिन में काम पूरा करता है तो उसे 180 रुपए का आय प्राप्त हुआ होगा, मतलब बी की आय कितने रुपए रही होगी? कहोगे 180 रुपए रही होगी। कोई दिक्कत इस प्रकार के क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों हम सी की भी आय निकाल सकते थे या तीनों की कुल आय निकाल सकते थे, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। ठीक है। कह रहा है उनकी किराए का अनुपात, कह रहा है उनकी किराए का अनुपात क्रमशः 1:2:3 प्रति किलोमीटर है। किनकी किराए का अनुपात? कहोगे ट्रेन, बस और कार की किराए का अनुपात 1:2:3 प्रति किलोमीटर है। ठीक है। कह रहा है कुल किराया 720 लगता है। कह रहा है व्यक्ति को अपने मुकाम तक पहुंचने में 720 रुपए किराए के तौर पर देने पड़ते हैं। ठीक है। कह रहा है तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना व्यय किया था उसने, बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कह रहा है एक व्यक्ति है वो किसी निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार द्वारा 4:3:2 के अनुपात में तय करता है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा एक व्यक्ति है वो किसी निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार के द्वारा 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है किसी निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार द्वारा 4:3:2 के रूप में तय करता है तो इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है, अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति ने किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए 4 किलोमीटर या 4 यूनिट ट्रेन से यात्रा करता है तो उस स्थिति में बस से वो 3 किलोमीटर या 3 यूनिट यात्रा कर रहा है और कार द्वारा वो 2 किलोमीटर या 2 यूनिट यात्रा कर रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए 4 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो उस स्थिति में बस द्वारा वो 3 किलोमीटर यात्रा कर रहा है और कार द्वारा 2 किलोमीटर यात्रा कर रहा है। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है उनके किराए का अनुपात, किनके किराए का अनुपात? कहोगे ट्रेन, बस और कार की किराए का अनुपात। कह रहा है उनके किराए का अनुपात क्रमशः 1:2:3 प्रति किलोमीटर है। अगर दोस्तों ट्रेन, बस और कार की किराए का अनुपात 1:2:3 प्रति किलोमीटर है
तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो कह रहा है कि उनकी किराए का अनुपात ट्रेन, बस और कार की किराए का अनुपात 1:2:3 है। इसका मतलब यही है कि अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर ट्रेन से यात्रा करता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसे 1 रुपए अदा करना पड़ेगा। अगर वो बस से यात्रा करता है तो उस स्थिति में प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसे 2 रुपए अदा करना पड़ेगा। अगर वो कार से यात्रा करता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसे 3 रुपए अदा करना पड़ेगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, इसका मतलब यही है दोस्तों, ये जो अनुपातिक वैल्यू दिया है उनके किराए का अनुपात, इसका मतलब यही है कि अगर वो ट्रेन से यात्रा करता है तो ट्रेन से यात्रा करने पर उसे प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1 रुपए अदा करना पड़ेंगे। अगर वो बस से यात्रा करता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसे 2 रुपए अदा करने पड़ेंगे, और अगर वो कार से यात्रा करता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 3 रुपए अदा करने पड़ेंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इस अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से मैंने आपको बता दिया इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हमें पता है कि ट्रेन द्वारा व्यक्ति 4 किलोमीटर यात्रा कर रहा है। कहोगे हाँ, 4 किलोमीटर यात्रा कर रहा है। और ये भी बात पता है कि ट्रेन द्वारा अगर यात्रा करता है, क्वेश्चन अभी को मैंने आपको समझाया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों, हमें यह भी बात पता है कि ट्रेन द्वारा वो 4 किलोमीटर यात्रा किया है, और अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो ट्रेन द्वारा अगर वो यात्रा करता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसे 1 रुपए अदा करने पड़ेंगे। कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों प्रत्येक किलोमीटर के लिए ट्रेन द्वारा अगर यात्रा करता है और उस यात्रा करने के दौरान उसे प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1 रुपए अदा करने पड़ते हैं, तो ट्रेन द्वारा तो 4 ही किलोमीटर यात्रा किया है। कहोगे हाँ। तो 4 किलोमीटर यात्रा करने के लिए ट्रेन द्वारा कितने रुपए अदा किया होगा? कहोगे देखिए, अगर ट्रेन द्वारा जाता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1 रुपए अदा करेगा, तो 4 किलोमीटर तो वो चला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 किलोमीटर चलने में उसे इतने रुपए अदा करना पड़ेगा। हाँ कि ना? कहोगे मतलब 4 ही रुपए अदा करना पड़ेगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार बस द्वारा उसने 3 किलोमीटर यात्रा की है। कहोगे हाँ, बस द्वारा 3 किलोमीटर यात्रा की है। अगर दोस्तों बस द्वारा उसने 3 किलोमीटर यात्रा की है तो बस द्वारा 3 किलोमीटर यात्रा करने पर उसे कितने रुपए किराया देना पड़ा होगा? कहोगे देखिए, अगर वो बस द्वारा यात्रा करता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसे 2 रुपए अदा करने पड़ेंगे। प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2 रुपए अदा करने पड़ेंगे। उसने तो 3 किलोमीटर यात्रा की है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसे 6 रुपए अदा करने पड़ेंगे। मतलब 6 रुपए उसे किराया देना पड़ेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 3 किलोमीटर चलने के लिए, 3 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे 6 रुपए अदा करने पड़ेंगे किराए के तौर पे। कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों हमें पता है कि कार द्वारा उसने 2 किलोमीटर यात्रा की है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कार द्वारा व्यक्ति ने 2 किलोमीटर यात्रा की है तो 2 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना किराया देना पड़ा होगा? कहोगे देखिए, अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं, जो अनुपातिक वैल्यू दिया था किराए का अनुपात जो दिया था उसके हिसाब से देखूं तो कार द्वारा अगर कार द्वारा यात्रा करे तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसे 3 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता है कि कार ने 2 किलोमीटर यात्रा की है, कार द्वारा वो 2 किलोमीटर यात्रा किया है। ठीक है, और कार द्वारा यह भी बात पता है कि कार द्वारा अगर वो यात्रा करता है तो 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसे भाड़ा देना पड़ेगा। कहोगे हाँ, 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसे किराया देना पड़ेगा। दोस्तों 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसे किराया देना पड़ेगा अगर वो कार से यात्रा करता है। उसने तो 2 ही किलोमीटर यात्रा किया है, तो 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 2 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ा होगा? कहोगे 6 यूनिट किराया देना पड़ेगा, 6 रुपए किराया देना पड़ा होगा। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों आप सोल्व करना चाह रहे हो तो इसे सोल्व कर लीजिए। सोल्व करना चाह रहे हैं तो सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहां पर 2 से काटता हूं तो कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो क्या आया? कहोगे 2:3:3 आ गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसका मतलब समझा सकते हैं? कहोगे मैंने कहा हाँ। इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब यही है कि अगर ट्रेन द्वारा यात्रा करने पर व्यक्ति को 2 रुपए या 2 यूनिट किराया अदा करना पड़ा था, तो उस स्थिति में बस द्वारा उसे 3 रुपए या 3 यूनिट किराया अदा करना पड़ा, और कार द्वारा उसे 3 यूनिट या 3 रुपए किराया अदा करना पड़ा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि अगर ट्रेन द्वारा व्यक्ति को यात्रा करने पर 2 रुपए किराया देना पड़ा है, तो बस द्वारा यात्रा करने पर उसे 3 रुपए या 3 यूनिट किराया देना पड़ा है, और कार द्वारा यात्रा करने पर उसे 3 यूनिट
किराया देना पड़ा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था उनकी कह रहा था क्वेश्चन में कि कुल किराया 720 रुपए लगता है। ट्रेन, बस और कार द्वारा यात्रा करने पर कुल 720 रुपए किराया लगता है। अगर मैं यहां पर देखूं तो कुल कितने रुपए किराया लगता है ट्रेन, बस और कार द्वारा यात्रा करने पर? कहोगे देखिए, ट्रेन से यात्रा कर रहा है 2 रुपए लग रहा है, बस से यात्रा कर रहा है 3 यूनिट किराया लग रहा है, और कार द्वारा यात्रा कर रहा है तो 3 रुपए लग रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए 3 2 5 5 2 7 7 रुपए कुल किराया लगा है। 3 2 5 5 3 8 8 रुपए कुल किराया लगा है ट्रेन, बस और कार द्वारा यात्रा करने पर। ट्रेन, बस और कार द्वारा यात्रा करने पर कुल मिलाकर 8 रुपए किराया लगा है। अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 8 रुपए नहीं लगा है, 720 रुपए कुल किराया लगा है। मतलब 8 यूनिट बराबर 720 की हो गया। हाँ, 8 यूनिट बराबर 720 रुपए की। अगर 8 यूनिट बराबर 720 के तो एक बराबर कितने की कहोगे? 1 बराबर 90, 1 यूनिट बराबर 90 रुपए की, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, कहोगे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ट्रेन द्वारा यात्रा करने पर उसे कितने किराया देना पड़ा। दोस्तों, जब व्यक्ति ने ट्रेन द्वारा यात्रा किया था तो उसे कितने रुपए किराए के तौर पे अदा करना पड़ा था? कहोगे 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 90 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपए है, तो 2 यूनिट अगर मुझे ट्रेन का किराया बताना है, ट्रेन द्वारा यात्रा करने पर जो पैसा उसे अदा करना पड़ा है, अगर उसकी वैल्यू बतानी है तो मुझे 2 यूनिट के जवाब देना पड़ेगा। कहोगे यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 90 रुपए है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 2 यूनिट की वैल्यू 180 रुपए होगी। 180 रुपए होगी। मतलब व्यक्ति जब ट्रेन से यात्रा करता है तो उसे 180 रुपए, मतलब अगर व्यक्ति ट्रेन द्वारा यात्रा करता है तो उसे 180 रुपए किराया देना पड़ा होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात। कह रहा है 2 बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्रम से 7:5 और 7:9 है। ठीक है। कह रहा है अगर दोनों बर्तन को 1:1 में मिलाया जाए। कह रहा है दोस्तों 2 बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्रम से 7:5 और 7:9 है। कह रहा है अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 बर्तन है। मान लेते हैं दोस्तों पहला बर्तन ए है और दूसरा बर्तन बी है। कोई दिक्कत है मानने में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दोस्तों 2 बर्तन है और दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 7:5 है और 7:9 है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 7:5 है और 7:9 है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो पहला बर्तन ए है उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात देखा जाए तो 7:5 है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार जो दूसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:9 है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहला बर्तन जो हमारा ए है उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:5 है, तो इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन में दूध की मात्रा 7 यूनिट है तो उसी बर्तन में पानी की मात्रा 5 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन में दूध की मात्रा 7 यूनिट है तो उस स्थिति में पानी की मात्रा उसी बर्तन में 5 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:9 है तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 7 यूनिट है, तो उस स्थिति में पानी की मात्रा उसी बर्तन में 9 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 7 यूनिट है तो उसी बर्तन में पानी की मात्रा 9 यूनिट है, कोई दिक्कत तो भी नहीं। अगर दोस्तों पहले बर्तन में दूध की मात्रा 7 यूनिट है और पानी की मात्रा 5 यूनिट है,
अगर पहले बर्तन में दूध की मात्रा 7 यूनिट है और दूसरे बर्तन में पानी की मात्रा 5 यूनिट है, तो बर्तन में कुल मात्रा कितनी है? दूध और पानी की कुल मात्रा कितनी है? बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा कितनी है? कहोगे देखिए, जो पहला बर्तन था उसमें 7 यूनिट दूध था और पानी 5 यूनिट था। इस प्रकार देखा जाए तो बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 12 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे बर्तन में दूध यदि 7 यूनिट है और वाटर जो है 9 यूनिट है, तो दूसरे बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा कितनी है? कहोगे दूध और पानी की मात्रा देखा जाए तो दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 7 यूनिट है और वाटर की मात्रा 9 यूनिट है, तो इस प्रकार दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा 16 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों हमें पता चल गया कि पहले बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 12 यूनिट है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा कुल मिलाकर 16 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दूध और पानी की कुल मात्रा 16 यूनिट है दूसरे बर्तन में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए। कह रहा है दोस्तों दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया गया है, 1:1 में मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? इसका मतलब क्या है? अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया गया है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन का 1 यूनिट मात्रा लिया गया है तो दूसरे बर्तन का भी 1 ही यूनिट मात्रा लिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया गया है तो इसका मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन से 1 यूनिट मात्रा लिया गया है तो दूसरे बर्तन से भी 1 ही यूनिट मात्रा लिया गया है। मतलब दोनों बर्तनों से समान मात्रा लिया गया है। कहोगे? हाँ। दोनों बर्तनों से समान मात्रा लेकर मिलाया गया है, इसका मतलब यही है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों दोनों बर्तनों से समान मात्रा लेकर मिलाया गया है तो सेम हमें करना पड़ेगा। कहोगे? हाँ, क्योंकि पहले बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 12 यूनिट है और दूसरे बर्तन में हमें पता है दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा कुल 16 यूनिट है। अगर मुझे मिलाना है तो मुझे बराबर करना पड़ेगा। कहोगे? हाँ। अगर दोनों का मुझे मिश्रण बनाना है तो मुझे बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को 1:1 में मिलाया गया है, मतलब दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया गया है। बराबर मात्रा में तभी मिलाया जा सकता है जब दोनों की मात्रा सेम होगी। कहोगे? हाँ। तो मुझे सेम करना पड़ेगा। कहोगे? हाँ। तो मैं क्या करूं सेम करने के लिए? कहोगे अगर आपको सेम करना है तो आप दोनों का एलसीएम लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, 12 और 16 का, तो कितना आया? कहोगे 48 आया। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे 12 को सेम करना है तो मैंने 12 से एलसीएम को डिवाइड किया। क्या आया? कहोगे देखिए 12 चौक 48 होता है तो 4 आया। 4 से यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैंने यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि खुद सोचिए दोस्तों 3:5 है। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैंने यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3:5 था, और अगर मैं यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर नहीं करता हूं, तो पूरा गलत हो गया। क्योंकि जो 3:5 का पहला स्ट्रक्चर था वो अब 3:5 नहीं रहा, कुछ और हो गया। अगर यहां पर भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो 3:5 था, 3:5 है और 3:5 रहेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इस पर कोई प्रभाव पड़ा ही ना, 3:5 पर, दोनों ओर 5 से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव पड़ा ही ना। अगर मैं किसी एक ही ओर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3:5 उस स्थिति में नहीं रहेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसीलिए दोस्तों मल्टीप्लाई करना सभी जगह जरूरी था। ठीक। अब दोस्तों हमें इसे बराबर करना है। ठीक है। अगर दोस्तों मुझे इसे बराबर करना है तो मुझे 16 से एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा। कहोगे? हाँ। कितना आएगा डिवाइड करने पर? कहोगे 3 आएगा। 3 से मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों अगर 3 से यहां पर मल्टीप्लाई किया हो तो यहां पर भी 3 आएगा, यहां पर भी 3 आएगा। कहोगे? हाँ। 3 से यहां पर भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहां पर भी। ठीक। अब दोस्तों बताइए दोनों की मात्रा सेम है कि नहीं? कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों अब बताइए दोनों की मात्रा सेम है, अगर दोस्तों अब दोनों की मात्रा सेम है तो मुझे बताइए जब मिश्रित किया जाएगा, दोनों बर्तनों को मिलाया जाएगा, तो मिलाने पर पहले बर्तन में और दूसरे बर्तन में जो दूध की मात्रा रही होगी वो कुल कितनी हो जाएगी? अगर दोस्तों पहले और दूसरे बर्तन को अगर मिलाया जाएगा तो पहले और दूसरे बर्तन में दूध की जो मात्रा रही होगी तीसरे बर्तन में कुल कितनी हो जाएगी? क्योंकि देखिए पहले बर्तन में दूध तो 28 यूनिट था और दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 21 यूनिट थी। अगर मिलाया जाएगा, अगर दोनों को आपस में मिलाया जाए तो
इस हिसाब से देखा जाए तो दूध और पानी की मात्रा 49 यूनिट हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तीसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा 49 यूनिट हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों जब मिलाया जाएगा, जब पहले और दूसरे बर्तन को मिलाया जाएगा तो तीसरे बर्तन में पानी की मात्रा कितनी होगी? कहोगे देखिए, जब पहले बर्तन में 20 यूनिट पानी था, पहले बर्तन में 20 यूनिट पानी था और दूसरे बर्तन में 27 यूनिट पानी था। अगर मिलाया जाएगा तो तीसरे बर्तन में कुल मिलाकर 47 यूनिट पानी हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 47 यूनिट पानी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। मतलब अगर दोनों बर्तनों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो उस स्थिति में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? कहोगे 49:47 होगा। क्या? 49:47 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस प्रकार के क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों दोनों बर्तनों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो दूध और पानी की मात्रा तीसरे बर्तन में 49:47 होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे खुलकर बताइए। हाँ कि ना कहोगे? आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 लीटर के 3 बर्तन। कह रहा है 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। ठीक है। कह रहा है अगर तीनों बर्तनों में को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, कह रहा है तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 10 लीटर के 3 बर्तन थे। 10 लीटर के 3 बर्तन थे। ठीक है। कह रहा है जिनमें दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा था कि 10 लीटर के 3 बर्तन थे। मान लेते हैं तीनों बर्तन क्रमशः ए, बी और सी थे। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। मान लेते हैं दोस्तों कि जो तीनों बर्तन रहेंगे, एक रहा होगा ए, एक रहा होगा बी, एक रहा होगा सी। ठीक। कह रहा है दोस्तों 10 लीटर के 3 बर्तन थे जिनमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कह रहा है तीनों जो बर्तन थे उसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1, 3:2 था। मतलब पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 था। कहोगे हाँ, 2:1 था। और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 था। कहोगे हाँ। इसी प्रकार तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 था। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे देखिए, इसका मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन में दूध की मात्रा 2 यूनिट रही होगी तो उसी बर्तन में पानी की मात्रा 1 यूनिट रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों अगर दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा 3:1 है तो इसका मतलब बताइए। कहोगे मैंने कहा है, देखिए इसका मतलब यही है। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि अगर दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 3 यूनिट रही होगी तो उसी बर्तन में दूध की मात्रा 1 यूनिट रही होगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर तीसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है तो इसका मतलब बताइए। मैंने कहा देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर तीसरे बर्तन में दूध की मात्रा 3 यूनिट रही होगी तो उस स्थिति में पानी की मात्रा 2 यूनिट रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, बहुत अच्छे। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर पहले बर्तन में दूध 2 यूनिट था और पानी की मात्रा 1 यूनिट थी तो पहले बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा कितनी थी? कहोगे 3 यूनिट थी। कितनी यूनिट थी? कहोगे 3 यूनिट थी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे बर्तन में यदि दूध की मात्रा 3 यूनिट थी और पानी की मात्रा 1 यूनिट थी तो दूसरे बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा कितनी थी? कहोगे 4 यूनिट थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे बर्तन में यदि दूध की मात्रा 3 यूनिट थी और पानी की मात्रा 2 यूनिट थी तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा कितनी थी? कहोगे 5 यूनिट थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब पहले बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 3 यूनिट है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 4 यूनिट है और तीसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा 5 यूनिट है। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। कह रहा है दोस्तों
अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने पहली लाइन पढ़ी थी, तो उसमें पहली लाइन में क्या लिखा था, आपने कुछ नोटिस किया था? कहोगे नहीं। तो दोस्तों खुद पढ़िए आप पहली लाइन को पढ़िए, क्या लिखा था? कहोगे पहली लाइन में लिखा था कि 10 लीटर के 3 बर्तन है, 10 लीटर के 3 बर्तन है। मतलब क्या है? कहोगे मतलब यही है कि पहला बर्तन अगर 10 लीटर का है तो दूसरा बर्तन भी 10 लीटर का है, तीसरा बर्तन भी 10 लीटर का है। ठीक है। अब दोस्तों जब मिलाया जाएगा, जब मिश्रण किया जाएगा तीनों बर्तनों को, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा? कहोगे देखिए पहला बर्तन 10 लीटर का है, दूसरा बर्तन भी 10 लीटर का है, तीसरा बर्तन भी 10 लीटर का है। अगर तीनों का मिश्रण किया जाएगा, अगर तीनों को मिलाया जाएगा, तीनों को एक बड़े बर्तन में डाला जाएगा, तो उस स्थिति में तीनों बर्तनों के मिश्रण का जो अनुपात होगा, तीनों बर्तनों को जिस अनुपात 1:1 में मिलाया गया जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े से बर्तन में डाला जाए जो 10-10 लीटर के बर्तन थे, अगर तीनों बर्तनों को 10-10 लीटर के जो बर्तन थे, 10-10 लीटर क्षमता वाले जो बर्तन थे, ठीक है, अगर तीनों बर्तनों को किसी बड़े बर्तन में डाला जाएगा तो उन्हें वास्तव में 1:1 के रूप में मिलाया जाएगा। मतलब इसका क्या है? कहोगे मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन से 1 यूनिट की मात्रा ली गई होगी तो दूसरे बर्तन से भी 1 यूनिट की मात्रा ली गई होगी, तीसरे बर्तन से भी 1 ही यूनिट की मात्रा ली गई होगी। मतलब तीनों बर्तनों से समान मात्राएं ली गई होंगी। कहोगे हाँ। अगर तीनों बर्तनों से समान मात्राएं ली गई होंगी, कब ली गई होंगी? कहोगे मिश्रण बनाने के लिए। तीसरे बर्तन में जब डाला जा रहा है तो उस स्थिति में तीनों बर्तनों से समान मात्राएं ली गई होंगी। इसका मतलब यही है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमें पता है पहले बर्तन में 3 यूनिट मात्रा है, दूसरे बर्तन में 4 यूनिट मात्रा है, तीसरे बर्तन में 5 यूनिट मात्रा है। तो दोस्तों जब मिश्रण बनाया जाएगा तो हमें पता है मिश्रण बनाने के लिए समान मात्राएं लेना पड़ेगा। कहोगे हाँ। अगर समान मात्राएं लेना पड़ेगा तो इसका मतलब यही है कि जितनी मात्रा तुम पहले बर्तन से लोगे उतनी मात्रा आप दूसरे बर्तन से भी लोगे, उतनी मात्रा तीसरे बर्तन से भी लोगे। कहोगे हाँ। मतलब तीनों जगह मात्राएं सेम होनी चाहिए। कहोगे हाँ, मात्राएं सेम होनी चाहिए। अगर दोस्तों मुझे मात्राएं सेम करनी है, तीनों जगह मात्राएं सेम करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे आप एलसीएम लीजिए। तो मैंने 3, 4 और 5 का एलसीएम लिया, तो क्या आया एलसीएम? कहोगे 20 आया। नहीं, क्या आया? कहोगे 60 आया। क्या आया? कहोगे 60 आया। अब मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए हम सबसे पहले 3 को बराबर कर लेते हैं। अगर 3 को बराबर करने जाऊंगा तो मुझे 3 से एलसीएम को डिवाइड करना चाहिए, आएगा 60। तो मैंने 60 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार अगर 60 से यहां पर किया हो तो 60 से यहां पर भी करूंगा, यहां पर भी 60 से करूंगा, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और समझा भी दिया हूं क्यों करूंगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अब 4 को बराबर कर लेते हैं। तो 4 को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कहोगे 4 को बराबर करने के लिए 4 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। क्या आया? कहोगे 15 आया। क्या आया? कहोगे 15। 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, तो क्या आया? कहोगे देखिए 3 से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत? तो 3 को बराबर कर लेते हैं। अगर 3 को बराबर करना है तो 3 से मुझे एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा। कहोगे हाँ। एलसीएम आया कितना था? कहोगे 60 आया था। तो मैंने 3 से एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या आया? कहोगे 20 आया। तो मैंने तीनों जगह 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। समझा भी दिया हूं कि 20 से तीनों जगह मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे 4 को बराबर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे 4 को अगर बराबर करना है तो 4 से एलसीएम को डिवाइड करिए, तो क्या आएगा? कहोगे 15 आएगा। तो मैंने 15 से तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे 5 को बराबर करना है तब तो अगर 5 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए, 12 आएगा और 12 की तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि तीनों जगह मात्राएं सेम है, तीनों जगह मात्राएं सेम है। मतलब जो मात्रा पहले बर्तन में यहां पर है वही मात्रा दूसरे बर्तन में यहां पर है, तीसरे बर्तन में भी वही मात्रा है। हाँ कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब बताइए दोस्तों अगर अब मिलाया जाए, तीनों मात्राएं तो सेम हो गई। कहोगे हाँ, क्योंकि हमें सेम करना था, क्योंकि तीनों की मात्राएं सेम लेकर ही मिश्रण बनाना था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों मात्राएं सेम हो गई हैं तो अब बताइए मिश्रण बनाएंगे तो
चौथे बर्तन में, जिस बर्तन में तीनों बर्तनों को डाला जा रहा है, उस बर्तन में दूध और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? कहोगे देखिए, पहले बर्तन में दूध की मात्रा 40 थी, दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 45 थी, तीसरे बर्तन में दूध की मात्रा 36 थी। जब तीनों बर्तन को चौथे बर्तन में, किसी चौथे बर्तन में डाला जाएगा तो उस बर्तन में दूध की मात्रा 6 5 11 4 3 12 121 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दूध की मात्रा चौथे बर्तन में 121 यूनिट होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों, जब चौथे बर्तन में तीनों बर्तनों को डाला जा रहा है तो उस चौथे बर्तन में पानी की मात्रा कितनी होगी? कहोगे देखिए, पहले बर्तन में पानी की मात्रा 20 यूनिट थी और दूसरे बर्तन में पानी की मात्रा 15 यूनिट थी, तीसरे बर्तन में पानी की मात्रा 24 यूनिट थी। जब इन तीनों बर्तनों को चौथे बर्तन में डाला जाएगा, किसी चौथे बर्तन में डाला जाएगा या किसी बड़े बर्तन में डाला जाएगा, तो उसमें पानी की मात्रा कुल 59 यूनिट हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 59 यूनिट हो जाएगी, 59 यूनिट हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। यहां तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मतलब अगर तीनों बर्तनों को किसी बड़े बर्तन में, किसी बड़े बर्तन में उड़ेला जाए तो उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 121 अनुपात 59 हुआ। कहोगे हाँ। अगर तीनों बर्तनों को किसी बड़े बर्तन में डाला जाए तो उसमें दूध और पानी की मात्रा 121 अनुपात 59 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बर्तनों में ए व बी में, कह रहा है दो बर्तनों में ए व बी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 व 5:1 है। कह रहा है दो बर्तन है, एक ए है एक बी है। कह रहा है उसमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 व 5:1 है। ठीक है। कह रहा है अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए, कह रहा है अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो बर्तन है, कह रहा है दो बर्तन है, एक ए है एक बी है। कह रहा है दोस्तों दो बर्तन है, एक ए है एक बी है। ठीक, यही कह रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है जो दोनों बर्तन है उसमें दूध व पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:5, 4:5 है, 4:5 है और 5:1 है। हाँ कि ना कहोगे? यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बर्तन है, एक ए है एक बी है। कह रहा है कि जो पहला बर्तन है उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:5 है और दूसरा जो बर्तन है बी, उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 5:1 है। क्या 5:1 है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों पहले बर्तन में दूध की मात्रा का अनुपात 4:5 है तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन में दूध की मात्रा 4 यूनिट है तो उसी बर्तन में पानी की मात्रा 5 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 5:1 है तो मुझे इसका मतलब बताइए। कहोगे देखिए, मैंने कहा देखिए इसका मतलब यही है, अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन में दूध की मात्रा 5 यूनिट है तो उसी बर्तन में पानी की मात्रा 1 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों मुझे बता दीजिए कि अगर पहले बर्तन में दूध की मात्रा 4 यूनिट है और पानी की मात्रा 5 यूनिट है तो पहले बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा कितनी है? दूध और पानी की कुल मात्रा कितनी है? कहोगे पहले बर्तन में दूध और पानी की मात्रा कुल देखा जाए तो 9 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे बर्तन में यदि दूध की मात्रा 5 यूनिट है और पानी की मात्रा 1 यूनिट है तो दूसरे बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा कितनी है? कहोगे दूध और पानी की कुल मात्रा 6 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें पता चल गया कि पहले बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 9 यूनिट है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 6 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए, कह रहा है अगर दोनों बर्तनों को
कह रहा है अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताइए। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो इसका मतलब क्या है? अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के रूप में मिलाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका, मैंने कहा इसका मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन से 5 यूनिट मात्रा ली गई है तो उस दूसरे बर्तन से 2 यूनिट मात्रा ली गई है। इसका मतलब यही है दोस्तों, इसका मतलब ये जो पहले और दूसरे बर्तन को 5:2 के अनुपात में मिला रहा है तो इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन से वो 5 यूनिट मात्रा ले रहा है तो दूसरे बर्तन से 2 यूनिट मात्रा ले रहा है। ठीक है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों अगर मुझे पहले और दूसरे बर्तन को मुझे 5:2 के अनुपात में मिलाना होगा, अगर दोस्तों मुझे पहले और दूसरे बर्तन को 5:2 के अनुपात में मिलाना है तो मुझे दोनों की मात्राएं पहले सेम करनी पड़ेगी। क्या? दोनों की मात्राएं सेम करनी पड़ेगी। पहले बर्तन में और दूसरे बर्तन में जो मात्राएं हैं दूध और पानी की उन्हें सेम करना पड़ेगा। मतलब हमें 9 और 4 6 को सेम करना पड़ेगा। कहोगे? मैंने कहा हाँ, क्योंकि पहले बर्तन में 9 यूनिट मात्रा है, दूसरे बर्तन में 6 यूनिट मात्रा है। अगर मुझे तो पहले और दूसरे बर्तन को 5:2 के अनुपात में मिलाना है तो मुझे ये मात्राएं सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे सेम करने के लिए क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए 9 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो क्या आया एलसीएम? कहोगे 18 आया। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे 9 को अगर बराबर करना है तो क्या करना चाहिए? कहोगे 9 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए। क्या 9 को बराबर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे 9 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए। 9 को मैं जब एलसीएम से डिवाइड करूंगा तो क्या आया? कहोगे 2 आया। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप दिमाग से भी कर सकते थे, दिमाग से भी आप कर सकते थे। आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते और मात्राएं बराबर हो जाती। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे यहाँ पर बराबर करना तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे 6 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए। तो एलसीएम क्या है? अगर दोस्तों मुझे 9 को बराबर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे 9 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए। क्या आया? कहोगे 2 आया। तो मैंने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों आप दिमाग से भी कर सकते थे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर 3 से, दोनों जो है मात्राएं सेम हो जाती। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे 6 को सेम करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे 6 को अगर सेम करना है तो आप 6 से एलसीएम को डिवाइड करिए और डिवाइड करने पर आएगा 3। तो दोस्तों मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि जितनी मात्रा पहले बर्तन में यहाँ पर हो जाएगी वही उतनी ही मात्रा दूसरे बर्तन में यहाँ पर भी हो जाएगी। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों हमें पहले और दूसरे बर्तन को 5:2 के अनुपात में मिलाना था। कहोगे हाँ, पहले और दूसरे बर्तन को 5:2 के अनुपात में मिलाना था। मतलब कहोगे मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन से 5 यूनिट मात्रा ली जाएगी तो दूसरे बर्तन से हमें 2 यूनिट मात्रा लेनी होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोनों बर्तनों को हमें 5:2 के अनुपात में मिलाना है तो इसका मतलब यही है कि अगर पहले बर्तन से 5 यूनिट हम मात्रा ले रहे हैं तो दूसरे बर्तन से हमें 2 यूनिट मात्रा लेनी होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले और दूसरे बर्तन को 5:2 के अनुपात में मिलाना है तो मुझे 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और 2 यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि पहले बर्तन में आपने 10 से मल्टीप्लाई किए, तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आप खुद देख लीजिए, अगर मैं पहले और दूसरे बर्तन को मिश्रित करूंगा, अगर मैं पहले और दूसरे बर्तन को मिश्रित करूं आपस में तो पहले और दूसरे बर्तन जो मिश्रण करने पर आएगा वो 5:2 ही आएगा। अगर दोनों बर्तनों का मैं मिश्रण बनाऊंगा तो मिश्रण का जो अनुपात आएगा 5:2 ही आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर 5:2 के अनुपात में दोनों बर्तनों का मिश्रण बनाना है तो पहले आपको दोनों बर्तनों की मात्राएं बराबर करनी पड़ेगी। उसके बाद जिस अनुपात में बनाना है उतने से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा परस्पर। हाँ कि ना? कहोगे। अब दोस्तों जब मिश्रण बनाएंगे तीसरे बर्तन में दोनों बर्तनों को डालकर मिश्रण बनाएंगे तो आप बताइए तीसरे बर्तन में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? कहोगे देखिए
पहले बर्तन में दूध की मात्रा 40 यूनिट थी, दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 30 यूनिट थी। और जब दोनों बर्तनों को हम तीसरे बर्तन में डालकर मिश्रण बनाएंगे, दोनों बर्तनों को तीसरे बर्तन में डालकर मिश्रण बनाएंगे, तो तीसरे बर्तन में दूध की मात्रा तो 70 यूनिट हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 70 यूनिट हो जाएगी। कितनी यूनिट हो जाएगी कहोगे? 70 यूनिट हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों, जब पहले और दूसरे बर्तन को आप तीसरे बर्तन में डालोगे तो उस बर्तन में पानी की मात्रा कितनी होगी कहोगे? देखिए, पहले बर्तन में पानी की मात्रा 50 थी और दूसरे बर्तन में पानी की मात्रा 6 थी। जब हम दोनों बर्तनों को किसी तीसरे बर्तन में डालेंगे तो उसमें पानी की मात्रा 56 यूनिट हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दूसरे बर्तन में पानी की मात्रा 56 यूनिट हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। तो दोस्तों, आपने क्या देखा? आपने देखा कि पहले बर्तन, अगर पहले और दूसरे बर्तन को मैं 5:2 के अनुपात में मिलाता हूं, 5:2 के अनुपात में मिलाता हूं, तो उस स्थिति में पहले बर्तन में 70 यूनिट अगर दूध होगा तो तीसरे बर्तन में पानी की मात्रा 56 यूनिट होगी। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों, इसने तो ये नहीं पूछा था। कहोगे? हाँ। इसने क्या पूछा था? कहोगे? इसने पूछा था कि मिश्रण में जब आप मिला दोगे तो मिश्रण जो तैयार होगा उसमें दूध और पानी की मात्रा पूछा था। तो मैंने दूध और पानी की मात्रा का अनुपात निकाल दिया। जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें मैंने दूध और पानी की मात्रा का अनुपात निकाल दिया। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने निकाला अनुपात, तो क्या है कहोगे? 14, 25, 70, 14, 14, 56। तो तीसरे मिश्रण में दोस्तों, तीसरे 14, 14, 56, 14, 14, 56। तो इस प्रकार देखा आपने कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा कहोगे? 5:4 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।